सोचो, दो आदमी एक पहाड़ी पर पड़े हुए मिलते हैं। दोनों ने सूट पहने होते हैं, चेहरे पर लेड का मास्क लगा होता है। आसपास कोई जबरदस्ती का निशान नहीं, कोई खून नहीं, कोई वेपन नहीं, सिर्फ एक कागज जिस पर लिखा होता है शाम 6:30 बजे के बाद कैप्सूल लो, मास्क पहनो और सिग्नल का इंतजार करो। आज तक ये नहीं पता चला ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था या किसी एलियन कांटेक्ट की कोशिश या फिर किसी कल्ट का रिचुअल। ये कहानी है एक ऐसी मौत की जिसका रीजन साइंस भी नहीं समझा पाई। अगस्त का महीना, साल 1966, ब्राजील, रियो डी जेनेरियो के पास एक कोस्टल सिटी नीटरॉय। ब्राजील उस दौर में पॉलिटिकल टेंशन, सीक्रेट सोसाइटीज और पैरानॉर्मल रिसर्च का हब बना हुआ था। कई लोग यूएफओ साइटिंग्स और स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स की बातें ओपनली करते थे। इसी शहर में रहते थे दो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस, मैनुअल पेरेरा द क्रूज और मिगुएल जोस वियाना। दोनों का काम था रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर। नॉर्मल जिंदगी जीने वाले शांत लोग, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं। 17 अगस्त को दोनों घर से निकलते हैं, फैमिली को बताते हैं हम कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं। उसके बाद उन्हें कभी जिंदा नहीं देखा गया। 20 अगस्त 1966 को एक बच्चा मोरो दो विंतेम हिल पर एक तरह की पतंग उड़ा रहा था। वहां उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। बच्चा अपने पिता को बताता है। उसके पिता पुलिस को तुरंत फोन करते हैं। जब पुलिस पहुंचती है तो उन्हें मिलती है दो लाशें पहाड़ी पर साइड बाय साइड पड़ी हुई, जो चीज पुलिस को शॉक कर देती है। दोनों ने फॉर्मल सूट और रेनकोट पहने हुए थे। आंखों पर लेड का हैंडमेड मास्क। कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, जैसे दोनों शांति से लेटकर मर गए हो। दोनों के पास से मिलते हैं एक पानी की बोतल, एक टॉवल और एक हैंड रिटन नोट। नोट्स में लिखा हुआ था इवनिंग 4:30 बी एट स्पेसिफाइड लोकेशन, इवनिंग 6:30 इंजेक्ट कैप्सूल, आफ्टर इफेक्ट प्रोटेक्ट मेटल्स, वेट फॉर सिग्नल। पुलिस समझ नहीं पाती कौन सा सिग्नल, कौन सी कैप्सूल्स कभी नहीं मिली। बॉडीज इतनी ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ कंफर्म नहीं हो पाई। ना कोई पॉइजन प्रूफ मिला, ना हार्ट अटैक क्लियर होता है। बस एक बात क्लियर होती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है दोनों यूएफओ रिसर्च और स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़े हुए थे। उनके दोस्त कॉन्टैक्ट विद हायर बीइंग्स की बातें करते थे। यहीं से जन्म लेती है एक थ्योरी। क्या ये एलियन कॉन्टैक्ट एक्सपेरिमेंट था? लेड मास्क का यूज, रेडिएशन से प्रोटेक्शन या किसी अननोन एनर्जी से? मैनुअल और मिगुएल की मौत के बाद ब्राजील पुलिस सबसे पहले जिस दिशा में गई वो थी उनके पर्सनल लाइफ और दोस्तों का सर्कल। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा। दोनों शांत स्वभाव के थे, शराब नहीं पीते थे, किसी से झगड़ा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने गहराई से पूछताछ शुरू की, एक नाम बार बार सामने आने लगा। एक ऐसा ग्रुप जो ऑफिशियली कहीं रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन नीटरॉय और आसपास के इलाकों में चुपचाप एक्टिव था। इस ग्रुप के लोग खुद को साइंटिफिक स्पिरिचुअलिस्ट कहते थे। उनका मानना था कि इंसान अभी इवोल्यूशन के अधूरे स्टेज पर है और कुछ हायर बीइंग्स ऐसे हैं जो इंसान को अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। पुलिस को बताया गया कि मैनुअल और मिगुएल पिछले कुछ महीनों से इसी ग्रुप की मीटिंग में जा रहे थे। मीटिंग बंद कमरे में होती थी, कोई फोटोज नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, और सबसे अजीब बात, मीटिंग्स के बाद मेंबर्स अक्सर कहते थे हमें जल्द ही सिग्नल मिलने वाला है। पुलिस का ध्यान अब उस हैंड रिटन नोट पर गया जिसमें लिखा था इवनिंग 6:30 इंजेस्ट कैप्सूल्स कभी बॉडीज के पास नहीं मिली। घर की तलाशी में भी कुछ नहीं मिला। लेकिन ग्रुप के एक फॉर्मर मेंबर ने प्राइवेटली पुलिस को बताया कि मीटिंग में स्पेशल कैप्सूल्स की बातें होती थी। कहा जाता था कि ये कैप्सूल कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सपेंड करती है, डर और पेन को टेम्परेरीली खत्म कर देती है और इंसान को सिग्नल रिसीव करने के लायक बनाती है। यह सुनकर पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये ड्रग ओवरडोज तो नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ऑटोप्सी में किसी भी नॉन ड्रग का ट्रेस नहीं मिला, ना एलएसडी और ना कुछ और। अब सवाल उठता है, अगर ये कैप्सूल्स डेंजरस नहीं थे तो लेड मास्क क्यों? ग्रुप के बिलीव्स के अनुसार जब सिग्नल आता है तो इंसान के दिमाग पर एक अननोन एनर्जी इम्पैक्ट करती है। लेड को ट्रेडिशनली रेडिएशन से प्रोटेक्शन, माइंड शील्डिंग और कॉस्मिक एनर्जी ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। मास्क जो थे हैंडमेड थे, न प्रोफेशनली कट, न फैक्ट्री फिनिश, जैसे किसी ने जल्दबाजी में किसी निर्देश पर बनाए हो।
पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने प्राइवेटली माना कि ये मास्क किसी क्राइम से ज़्यादा एक रिचुअल का हिस्सा लगते हैं। मोरो दो विंतेम हिल कोई रैंडम जगह नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस हिल को लोग क्वाइट जोन मानते थे। रेडियो सिग्नल्स यहाँ अनयूजुअली क्लियर आते थे। यूएफओ साइटिंग्स की रूमर्स पहले से मौजूद थी। मैनुअल और मीगुअल ने खुद इस लोकेशन को चुना था। न किडनैपिंग के साइन थे न फोर्स के, मतलब वो खुद यहाँ आए थे और अपनी मर्जी से आए थे। पुलिस टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट करती है। 17 अगस्त की शाम दोनों शहर से निकलते हैं, ज़रूरी सामान खरीदते हैं, हिल की तरफ जाते हैं। 6:30 बजे के आसपास कैप्सूल्स लेने का टाइम, मास्क पहनने का टाइम, उसके बाद कंप्लीट साइलेंस। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई भागने की कोशिश नहीं, जैसे दोनों ने बस लेट कर इंतज़ार किया हो। इन्वेस्टिगेशन टीम के एक सीनियर ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अगर ये सुसाइड होता तो तरीका अजीब होता, और अगर मर्डर होता तो एविडेंस गायब है, और अगर ये एक्सपेरिमेंट था तो हमें अब भी नहीं पता किसका। ये लाइन ऑफिशियल फाइल्स में आज भी मौजूद है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, ब्राज़ील पुलिस को ये एहसास होने लगा कि ये केस नॉर्मल क्राइम फाइल में फिट नहीं बैठता। कोई हथियार नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई साफ मोटिव नहीं, और फिर भी दो पढ़े लिखे समझदार लोग एक पहाड़ी पर मर जाते हैं, वो भी एक तय समय और तय निर्देशों के अनुसार। यहीं से पुलिस ने एक उस थ्योरी को ऑफिशियली कंसीडर किया जिसे आमतौर पर फाइलों में लिखना भी मना होता है, एलियन कॉन्टैक्ट थ्योरी। 1960 के दशक में ब्राज़ील, खासकर रियो और नाइट्रॉय के आसपास यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट आम बात थी। कई फिशरमैन, पायलट्स और विलेजर्स ने आसमान में अजीब रोशनी और साइलेंट ऑब्जेक्ट देखने की शिकायत की थी। पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1965 से 1966 के बीच ही इस इलाके में 20 से ज़्यादा अनएक्सप्लेन्ड साइटिंग्स दर्ज हुई हैं। मैनुअल और मीगुअल का स्पिरिचुअल ग्रुप इन्हीं घटनाओं को सिग्नल्स मानता था। ग्रुप के बिलीफ्स के अनुसार एलियन बीइंग्स सीधे दिखाई नहीं देते, वो पहले इंसान के दिमाग से कांटेक्ट करते हैं। इस कांटेक्ट के दौरान तेज लाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मानसिक शॉक हो सकता है। लेड मास्क को इसी वजह से ज़रूरी बताया गया था ताकि दिमाग ओवरलोड ना हो। पुलिस को यह थ्योरी बिल्कुल बेतुकी लगी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कोई दूसरी थ्योरी पूरी तरह फिट नहीं हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैनुअल के घर से एक बंद एनवलप मिला। एनवलप पर तारीख लिखी थी 15 अगस्त 1966, और अंदर एक छोटा सा लेटर था जो शायद किसी ग्रुप लीडर ने लिखा था। लेटर में साफ शब्दों में एलियन का नाम नहीं था, लेकिन लाइंस डराने वाली थी। लिखा हुआ था कि जब वो आवाज़ आए डरना मत, जो दिखाई दे उस पर भरोसा मत करना, आंखों की सुरक्षा ज़रूरी है, अगर एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो वापसी संभव है। पुलिस ने इस लेटर को कभी पब्लिक नहीं किया। रीज़न, पैनिक फैल सकता था। अब साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया। उनका एनालिसिस ये था कि मैनुअल और मीगुअल मेंटली अनस्टेबल नहीं थे। कोई डिप्रेशन, कोई सुसाइडल टेंडेंसी नहीं मिली। साइकोलॉजिस्ट ने लिखा, ये दोनों लोग किसी डेल्यूशन में नहीं थे, बल्कि किसी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा थे जिसे वो साइंटिफिक समझते थे। मतलब साफ था, ये अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड एक्सपेरिमेंट था। 1967 की शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन अचानक स्लो हो जाती है। नो न्यू प्रेस ब्रीफिंग, नो ऑफिशियल अपडेट्स। जर्नलिस्ट को क्वाइटली बता दिया जाता है कि केस में कुछ भी सेंसेशन नहीं था, लेकिन अंदर खाने में पुलिस परेशान थी। एक इंटरनल नोट में लिखा गया, अगर हम ये मान लें कि यह मर्डर नहीं था, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि दो लोग किसी अननोन फोर्स के इंतज़ार में मरे, और यही बात सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। मोरो दो विंतेम हिल के पास रहने वाले एक बुजुर्ग ने दावा किया कि उसी रात उसने पहाड़ी के ऊपर नीली रोशनी देखी थी। रोशनी कुछ देर के लिए स्थिर रही, फिर अचानक गायब हो गई। पुलिस ने उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, लेकिन केस फाइल से बाद में हटा दी गई। ऑफिशियल रीज़न, अनरिलायबल विटनेस। अगर ये सुसाइड था तो कोई गुड बाय नोट क्यों नहीं? अगर मर्डर था तो किलर कौन था और ट्रेस क्यों नहीं मिला? और अगर ये एक्सपेरिमेंट था तो किसने इंस्ट्रक्शंस दिए, और कैप्सूल क्या थी, और सिग्नल आया या नहीं? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था।
1967 आते आते लैंड मास्क केस पब्लिक मेमोरी से धीरे धीरे गायब होने लगा। ब्राजील पुलिस की फाइल में से ये केस टेक्निकली ओपन था, लेकिन प्रैक्टिकली कोई एक्टिव इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही थी। प्रेस को ब्रीफिंग बंद कर दी गई और जो जर्नलिस्ट ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे उन्हें साफ शब्दों में कहा गया, इस कहानी में अब कुछ नया नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि कहानी यहीं से और ज़्यादा डरावनी हो जाती है। 1960 के दशक में ब्राज़ील सिर्फ यूएफओ साइटिंग्स की वजह से नहीं बल्कि कोल्ड वॉर प्रेशर की वजह से भी सेंसिटिव फेज में था। यूएस, यूएसएसआर और साउथ अमेरिका सब जगह सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स और सर्विलेंस प्रोग्राम चल रहे थे। लैंड मास्क केस की फाइल में अचानक कुछ नए स्टैम्प्स लगते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फॉर इंटरनल रिव्यू ओनली। पुलिस ऑफिसर्स को भी पूरी एक्सेस नहीं दी जाती थी। ये वही पॉइंट था जहां से केस लोकल पुलिस से निकलकर हायर अथॉरिटीज के हाथ में चला गया था। एक रिटायर्ड इन्वेस्टिगेटर ने सालों बाद एक इंटरव्यू में कहा, हमें क्वाइटली बोला गया कि ये लोग किसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का हिस्सा हो सकते हैं। थ्योरी ये थी कि मैनुअल और मिगुएल इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से थे, रेडियो वेव्स, फ्रीक्वेंसीज और सिग्नल्स में काम करते थे और ब्राज़ील में उस वक्त माइंड फ्रीक्वेंसी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लैंड मास्क का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपोजर से बचाव या ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एलियन कॉन्टैक्ट नहीं बल्कि ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपेरिमेंट हो सकता था। प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी एजेंसी ऑफिशियली इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। 1968 में जब एक जर्नलिस्ट ने आरटीआई टाइप रिक्वेस्ट डाली तो पता चला कि केस की कुछ ओरिजिनल फाइल्स मिसिंग है। पोस्टमार्टम फोटोज, डिटेल लैब रिपोर्ट्स और कैप्सूल्स के स्केचेस सब गायब। पुलिस का ऑफिशियल जवाब, रिकॉर्ड्स डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसफ़र। लेकिन ये कोइंसिडेंस कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट लग रहा था। जिस स्पिरिचुअल ग्रुप का जिक्र पहले हुआ था उसका लीडर, जिसका नाम कभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ, 1967 के एंड तक बिल्कुल गायब हो गया। ना अरेस्ट, ना डेथ रिकॉर्ड, ना माइग्रेशन फाइल, जैसे वो आदमी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ग्रुप के बाकी मेंबर्स चुप हो गए, किसी ने भी पब्लिकली इस केस की बात नहीं की। एक कॉन्फिडेंशियल इंटरनल नोट में लिखा गया, इस केस को ज़्यादा खोलना कुछ ऐसे सवालों को जन्म दे सकता है जिनके जवाब देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मतलब ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, ये सिस्टम के लिए अनकंफर्टेबल ट्रुथ बन चुकी थी। ऑफिशियली केस अनसोल्व ही रहा, लेकिन प्रैक्टिकली ये फ्रीज हो गया। नो न्यू विटनेसेस, नो फ्रेश फोरेंसिक टेस्ट, नो रीओपनिंग, और धीरे धीरे लैंड मास्क केस हिस्ट्री का एक अजीब फुटनोट में बदल गया। अगर ये सिर्फ कल्ट सुसाइड होता तो गवर्नमेंट को फाइल रिस्ट्रिक्ट करने की क्या जरूरत थी? अगर ये एक्सीडेंट था तो एविडेंस गायब क्यों हुआ? और अगर ये एक्सपेरिमेंट होता तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था? सालों बीतते गए, लैंड मास्क केस धीरे धीरे पब्लिक डिस्कशन से गायब हो गया, लेकिन पूरी तरह मरा नहीं। 1990 के बाद जब इंटरनेट और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स सामने आए तो कुछ लोगों ने इस केस को दोबारा खंगालना शुरू किया और यहीं से कहानी एक बार फिर जिंदा हो उठी। कुछ ब्राज़ीलियन और यूरोपियन साइंटिस्ट ने पुराने रिकॉर्ड, विटनेस स्टेटमेंट और ग्रुप बिलीफ्स को जोड़कर एक नई थ्योरी रखी। उनका मानना है कि मैनुअल और मिगुएल किसी साइको एक्टिव सब्सटेंस का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन कोई आम नशा नहीं। थ्योरी के अनुसार वो कैप्सूल्स परसेप्शन को बदल सकती थी, टाइम और रियलिटी का सेंस डिस्टर्ब कर सकती थी और इंटेंस हेलुसिनेशन पैदा कर सकती थी। ऐसे सब्सटेंस जो 1960 में एक्सपेरिमेंटल स्टेज में थी और फोरेंसिक टेस्ट में आसानी से पकड़ में नहीं आती थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि कैप्सूल्स ने दिमाग को इतना ओवरवेल्म्ड कर दिया कि शरीर ने खुद शट डाउन कर दिया। लेकिन सवाल वही था, कैप्सूल आई कहाँ से? मैनुअल और मिगुएल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियंस थे। रेडियो वेव्स, फ्रीक्वेंसी और सिग्नल बिहेवियर उन्हें अच्छे से समझ आता था। कुछ रिसर्चर्स का मानना था कि उन्हें हाई फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर, साइको एक्टिव सब्सटेंस और आइसोलेशन तीनों को एक साथ कंबाइन किया। मोरो दो विंतेम हिल को इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस अनयूजुअल था, रेडियो सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग और क्लियर थे। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि किसी अननोन फ्रीक्वेंसी से कांटेक्ट पॉसिबल है। एलियन बिलीवर्स का मानना है कि ये सब बिलीफ नहीं था बल्कि अटेम्प्ट कांटेक्ट था।
उनके हिसाब से लेड मास्क रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए, कैप्सूल्स कॉन्सिक्वेंसेस ओपन करने के लिए और हिल लोकेशन सिग्नल रिसेप्शन करने के लिए। अगर ये सच है तो सबसे डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी ये है कि कांटेक्ट शायद हुआ लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए। इस थ्योरी में ये भी कहा जाता है कि सिग्नल आने के बाद ही उनकी डेथ हुई, इसलिए बॉडीज में स्ट्रगल नहीं दिखा। 1996 में एक प्राइवेट कलेक्टर ने क्लेम किया कि उसके पास मैनुअल के हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें वो लिखता है, अगर हम लौट आए तो सबको सच पता चल जाएगा, अगर नहीं लौटे तो समझ लेना कि रास्ता खतरनाक था। इस डायरी को कभी वेरीफाई नहीं किया गया, गवर्नमेंट ने इस पर कोई कमेंट नहीं दिया। इस केस में सबसे अजीब बात यह नहीं थी कि लोग एलियन थ्योरी में बिलीव करते हैं, सबसे अजीब बात यह थी कि गवर्नमेंट ने कभी क्लियर डिनाई नहीं किया और पुलिस ने कभी फाइनल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और फाइल्स आज भी पार्शियली सील्ड हैं, जैसे सिस्टम भी नहीं चाहता कि कोई एक जवाब एक्सेप्टेड हो। अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो ग्रुप के बाकी मेंबर्स ने दोबारा ट्राई क्यों नहीं किया? अगर ये सुसाइड था तो इंस्ट्रक्शंस इतने प्रिसाइज क्यों थी? और अगर ये कॉन्टैक्ट था तो सिर्फ ये 2 लोग ही क्यों चुने गए? आज इतने सालों बाद भी लेड मास्क केस ऑफिशियली अनसोल्ड ही है। ब्राज़ील पुलिस के रिकॉर्ड्स में कॉज ऑफ डेथ के कॉलम में एक ही शब्द लिखा है, इनकंक्लूसिव। ना तो पॉइजन कंफर्म हुआ, ना मर्डर, ना सुसाइड। बस 2 आदमी जो एक शाम घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। आज भी ब्राज़ील के कुछ आर्काइव्स में केस की फाइल पार्शियली सील्ड हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हैं, लेकिन पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट्स, कैप्सूल से रिलेटेड स्केचेस और ग्रुप लीडर की आइडेंटिटी, ये सब या तो मिसिंग है या रेस्ट्रिक्टेड। जो केस सिस्टम के लिए अनकंफर्टेबल होते हैं उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। आज के इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स के बीच एक थ्योरी सबसे ज़्यादा साइलेंटली एक्सेप्ट की जाती है। थ्योरीज ये कहती है मैनुअल और मीगुएल किसी सेल्फ डिज़ाइंड एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। उन्होंने एक अननोन साइकोएक्टिव कैप्सूल ली, हाई फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट चूज़ की और आइसोलेशन में वेट किया। उनका ऑब्जेक्टिव एलियन कॉन्टैक्ट भी हो सकता है और कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन भी, लेकिन जो चीज़ गलत हो गई वो थी ह्यूमन लिमिटेशन। उनके दिमाग और बॉडी इस एक्सपेरिमेंट को सरवाइव नहीं कर पाया। एलियन बिलीवर्स आज भी मानते हैं कि लेड मार्क्स का कोई रैंडम रीज़न नहीं था, नोट में लिखा सिग्नल इमेजिनरी नहीं था। उनके हिसाब से कांटेक्ट हुआ लेकिन वो एक तरफा था। इस थ्योरी का सबसे डरावना हिस्सा ये है कि शायद मैनुअल और मीगुएल को लास्ट मोमेंट्स में समझ आ गया था कि वो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो इंसान के लिए नहीं थी। मोरो दो विंतेम हिल आज भी वही है, वही हवा, वही खामोशी। लोकल लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी रेडियो सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी कभी पहाड़ी पर अजीब सी शांति महसूस होती है, लेकिन उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। अगर ये सिर्फ 2 लोगों की मौत होती तो दुनिया भूल चुकी होती, लेकिन दुनिया इस केस को इसलिए याद रखती है क्योंकि ये मौत से ज़्यादा इंसान की हदों की कहानी है। कितना दूर तक हम जा सकते हैं सच को जानने के लिए, और क्या हर सच इंसान के लिए बना होता है? शायद कुछ राज सिर्फ इसलिए राज होते हैं क्योंकि उन्हें जान लेने की कीमत इंसान चुका नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से मैनुअल और मीगुएल के साथ असल में क्या हुआ होगा।